हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट हम महत्वपूर्ण टॉपिक नाभिक पढ़ रहे हैं, सबको पता है। ठीक है, तो नाभिक में जैसे आज पढ़ेंगे आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध देखेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे आपका बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो कि आता है भाई, और आपका नाभिकीय बल क्या है, स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट। तो क्या सबसे पहले देखेंगे हम लोग आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो सबको पता है, ये बहुत फेमस रहा है। ये एक ऐसा इक्वेशन रहा और दिया आइंस्टाइन ने कि कहा जाए तो कोई बोलते हैं कि ना रातों रात हीरो बन गया या चमक गया, तो ऐसे कुछ आइंस्टाइन बाबा के साथ हुआ। समझ में आ रहा है? इनका रिलेशन था डियर, चर्चा करेंगे हम लोग। E = mc²। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध ऐसा बोलते हैं इसको। ठीक है, तुल्यता संबंध, तुलना दोनों में तुल्यता संबंध। तो आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर, रिलेटिविटी प्रिंसिपल के आधार पर यह बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध होता है। और वो किस प्रकार संबंध होता है कि कोई भी द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, या द्रव्यमान ऊर्जा, एक प्रकार के द्रव्यमान ऊर्जा को किसी दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, और इसे ही हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध। ठीक है, यदि किसी द्रव्य बोल दिया मतलब ठोस, द्रव, गैस सब आ जाता है। यदि किसी द्रव्य का द्रव्यमान m है, वह वेग c है, वेग क्या है? c है, तब आइंस्टाइन के सापेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? E = mc²। ठीक है डियर, इसको कैपिटल या स्मॉल में आप लोग शो कर सकते हैं। जो वहां पे लिखेंगे वही आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये इक्वेशन दिया हमारे आइंस्टाइन बाबा जी। ठीक है, और रातों रात फिर हो गए फेमस। E = mc² मीन्स किसी भी ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, या एक प्रकार के द्रव्यमान ऊर्जा को दूसरे प्रकार के किसी ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। और ये ऐसा भी है डियर स्टूडेंट, देखिए क्या चीज है मेरे भाई, हर एक ब्रह्मांड का, ये मेरा मानना भी है कि ब्रह्मांड का कोई भी चीज अगर वो अस्तित्व में है तो डेफिनेटली उसमें ऊर्जा होगी। समझ में आ रहा है? ब्रह्मांड में अगर किसी चीज का अस्तित्व है तो डेफिनेटली उसमें ऊर्जा होगी। इसलिए मैं ये भी मानता हूं कि बोलते हैं ना, भगवान हर जगह है, छोटे से छोटे सूक्ष्म कण से लेकर हर एक स्थान पर है। तो क्या है? गॉड इज अ एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी सर्वत्र व्याप्त है। जहां जहां द्रव्यमान है वहां वहां क्या है? ऊर्जा है। समझ में आ रहा है? और पूरा ब्रह्मांड, तो भाई सब पूरा ब्रह्मांड में ऊर्जा है क्योंकि उसका अस्तित्व है, और जिसका अस्तित्व है तो फिर उसमें ऊर्जा है, और ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। इसलिए जब भी भगवान को लगता है कि नहीं मेरी जरूरत है, तो वो द्रव्यमान के फॉर्म में आ जाते हैं, अर्थात भौतिक जगत में आ जाते हैं। कौन से जगत में? भौतिक जगत में, और अवतार लेते हैं। ठीक है जी, अब अभी किस रूप में है? ऊर्जा के रूप में। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। समझ में आ रहा है? इसलिए जहां जहां ऊर्जा है वहां वहां क्या है? आपका द्रव्यमान है, और द्रव्यमान जहां जहां वहां क्या है? ऊर्जा है। समझ में आई? तो यह है आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध। यदि द्रव्य का
द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, कितना है 1 किलोग्राम, वह वेग वेलोसिटी, यदि वो प्रकाश के वेग से चल रहा है, ये भी जरूरी है ना कि वो प्रकाश के वेग से चल रहा है, मीन्स दैट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो क्या कर रहा है, चल रहा है। इसीलिए तो भगवान यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, आप याद करो आपके पास, मैं याद करूँगा मेरे पास, सबके पास, ठीक है। तो यदि वो इसका वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो हम कितना ऊर्जा गेन कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा डियर स्टूडेंट E = m का मान है 1 kg, तो 1 kg मल्टीप्लाई आपका वेलोसिटी इसका 3 × 10⁸, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 एंड 10⁻16 जूल, ठीक है। ये ऊर्जा हमको जो है प्राप्त होगी। 1 किलोग्राम द्रव्यमान से यदि वो लाइट की स्पीड से चल रही है तो उससे हमें 9 × 10⁻16 जूल ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। दैट इज आइंस्टाइन का जो है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध है। ओके, अब देखते हैं बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो बंधन ऊर्जा क्या होता है डियर स्टूडेंट, देखिएगा आता है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, आज के सभी टॉपिक जो है एमपी रहेंगे, ठीक है। बंधन ऊर्जा, बॉन्डिंग एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी, इसको हम लोग ईबी से प्रदर्शित करते हैं, बॉन्डिंग एनर्जी, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी किसी न्यूक्लियॉन का निर्माण होता है, जब भी किसी नाभिक का या न्यूक्लियॉन का निर्माण होता है, तो न्यूक्लियॉन जो है प्रोटॉनों और जो है न्यूट्रॉनों से मिलकर के क्या होता है, न्यूक्लियॉन बनता है। तो जब भी कोई न्यूक्लियॉन बनता है तो उसका उनके न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान उसके अवयव के द्रव्यमान से हमेशा सदैव कम प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? आपको लिखना पड़ेगा ये सब चीजें। क्या लिखना पड़ेगा, जब भी किसी न्यूक्लियॉन का या नाभिक का निर्माण होता है तो उसका द्रव्यमान उसके अवयवों के द्रव्यमान से सदैव कम प्राप्त होता है, और यह द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में क्षति आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध के अनुसार ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। मीन्स दैट E = mc²। अगर उसके द्रव्यमान में कोई कमी हो रही है, मतलब जितना द्रव्यमान है उतना द्रव्यमान नहीं हो रहा है, जिसकी आप यहाँ 1 किलो ले लीजिए, 1 प्रोटॉन ले लीजिएगा, 1 किलो का 1 न्यूट्रॉन ले लीजिएगा, ये सामान्य वो बोल रहा हूँ ना, आप एकदम सीरियस नहीं लेना है इसको, ये समझा रहा हूँ बस। दोनों को मिला करके सपोज हम एक नाभिक का निर्माण करते हैं और उसका 1.5 किलो हो जा रहा है, 1.5 kg, ठीक है। किसका, एक नाभिक का, ठीक है जी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से निर्मित नाभिक का कितना है द्रव्यमान, 1.5 kg। तो जो 0.5 kg मतलब आधा किलोग्राम द्रव्यमान है वो कहाँ चला गया, द्रव्यमान क्षति हो गई, नष्ट हो गया। तो वो कहाँ गया, वो गया इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो द्रव्यमान किस में बदल गया, ऊर्जा में बदल गया। समझ में आया कि नहीं आया, द्रव्यमान किस में कन्वर्ट हो गया, ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। आप लोग कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, या सिलेंडर जलाते हो, सिलेंडर में 15 किलोग्राम रहता है कि नहीं रहता है, 15 kg वाला आता है, ठीक है। तो उसमें से गैस को हम लोग बर्न कर देते हैं, ईंधन को, फ्यूल को जलाते हैं, तो वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो एनर्जी किसको मिल जाती है, जो हम खाना पकाते हैं उसको मिल जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो क्या हो गया मेरे भाई, वो द्रव्यमान जो 15 किलोग्राम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। ये बताओ, आप इतना सारा खाना खाते हो, कितना सारा खाना खाते हो, आधा किलो तो खाई जाते होगे एक टाइम में, ठीक है। तो जितना हम खाना खाते हैं क्या उतना ही बाहर अपशिष्ट पदार्थ निकलता है क्या, ठीक है। फनी क्वेश्चन है बट ये रियलिटी है, नहीं निकलता। तो कहाँ जाता है वो, हमारे बॉडी को इन अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसका हम यूज करते हैं। भाई बोल रहा हूं यार, चल रहा हूं यार, समझ रहे, इस सब्जी में एनर्जी मुक्त होती है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बंधन ऊर्जा। किसको बोलते हैं भैया, कि न्यूक्लियॉन के निर्माण में सदैव उसके द्रव्यमान में क्षति होती है, अर्थात उसके अवयवों के द्रव्यमान के तुल्य नहीं होता। तो उस द्रव्यमान में कमी, वह द्रव्यमान में कमी आइंस्टाइन के सापेक्षिकता नियम के अनुसार वह ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। उसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं बंधन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको एक तरीके से और समझा जा सकता है, यदि
द्रव्यमान में कमी, यदि द्रव्यमान में कमी डेल एम हो, क्या हो, डेल एम हो, उसके द्रव्यमान में कमी डेल एम हो, तब आपका बंधन ऊर्जा जो होगा, बंधन ऊर्जा वह हो जाएगा हमारा ई बी, दैट इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, जहां सी क्या है, उस द्रव्य का वेग है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ई बी को शो करते हैं। इसको एक प्रकार से और समझा जा सकता है, जैसे जब किसी न्यूक्लियॉन को उसके अवयवी कणों में तोड़ा जाता है तो जितनी ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा की मात्रा को भी हम लोग क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं, बॉन्डिंग एनर्जी कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ये होता है हमारा क्या चीज, बंधन ऊर्जा। अब देखते हैं प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, जो कि कई बार पूछा जा चुका है। इसमें एक आरेख भी है, ठीक है, उसको आपको ध्यान से देखना है, समझना है। उसी में पूरा इसका आत्मा परमात्मा सब चीज है उसी में। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आरेख भी बनाना है हमको। तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्या होता है डियर स्टूडेंट, किसी न्यूक्लियॉन में से, किसी नाभिक में से उसके एक न्यूक्लियॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगती है, केवल एक न्यूक्लियॉन को, ठीक है, को निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कहते हैं। यदि बंधन ऊर्जा ई बी हो, ई बी तथा द्रव्यमान संख्या जिसको हम लोग भार भी कहते हैं ना, परमाणु भार कहते हैं, इसको परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या ए हो, तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा जिसको हम लोग EBN से प्रदर्शित करते हैं, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा EBN से प्रदर्शित करेंगे, इसका मान होता है डियर स्टूडेंट AeB। ठीक है, पूरे न्यूक्लियॉन में से एक को निकालने में जो बंधन ऊर्जा लगती है, जितनी मतलब ऊर्जा मुक्त होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। पूरे नाभिक में से एक न्यूक्लियॉन को मुक्त करने में, निकालने में जो ऊर्जा खपत होती है, दैट इज नॉन एज आपका प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। समझ में आ रहा है? अब जितना ज्यादा होता है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान, EBN का मान जितना अधिक होता है, वह परमाणु या वह नाभिक उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। तो सिंपल सी बात है यार, इस पर कौन सा एकदम नए वाली बात है भाई। अगर तोड़ने में, निकालने में जितना ज्यादा ऊर्जा लग रहा है, मतलब वो उतना ज्यादा स्टेबल है, वो उतना ही ज्यादा क्या है, बंधा हुआ है, उसका बॉन्डिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, बंधा हुआ है। तो जितना ज्यादा आपको ऊर्जा लगेगा, मतलब एक न्यूक्लियॉन को निकालने में जितना ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगा, जितना ज्यादा, तो वह उतना ही क्या है, स्टेबल है। और जितना सरलता से निकाल लेते हो तो वो स्टेबल नहीं है, स्थायी तो कम है, तो स्थायी ज्यादा होता है। समझ में आ गया? तो इसको मिटाते हैं हम लोग। EBN इज इक्वल टू, सब लोग को याद रखिएगा, इसको रहने देता हूं मैं, EB डिवाइडेड बाई A। ठीक है, क्योंकि हमें अब एक चार्ट के माध्यम से इसको पूरा स्टडी करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाना है आपको, आराम से थोड़ा धैर्य रखेंगे, समझ में आ जाएगा, पूरा चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां है डियर स्टूडेंट हमारा क्या चीज, परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या को हम लोग इधर शो करेंगे A, ओके, और इधर रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा हमारा क्या चीज, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, या आप इसको EBN के रूप में भी शो कर सकते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। ठीक है, तो देखते हैं, मैक्सिमम इसका 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इसको मुझे 5 भाग में डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4 5, 4 5। तो इसका गैप थोड़ा सा बराबर रहना चाहिए यार, तब मजा आता है नहीं। ये थोड़ा नज़दीक आ रहा है, ये कर दो थोड़ा सा, और इसको ये कर देते हैं, अब सही है। तो ये 5 भाग में डिवाइड कर दिया मैं, क्योंकि भाई बता रहा हूँ आपको, एक एक जो बॉक्स देख रहे हैं आप, जो मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, रो दैट इज अ सो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। ये जो लाइन दिख रही है वो क्या करता है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 6 8 ना 0 2 4 6 8 10। ओके डियर, अब इधर मुझे कम से कम 9 से 10 खाने बनाने हैं। कैसे खाने बनाने भाई, ये देखो 1 2 3, कहाँ बन पाएगा, 7 ही बन पाएगा, आधा तो पहुंच ही गए हम लोग। कम से कम 10 तो बनना चाहिए था इसको। अब इसको फिर क्या करें, अब मिटाना पड़ेगा इसको, थोड़ा नज़दीक बनाना है ना। नहीं, ये काम करते हैं, इसको रहने दीजिए, आप समझ जाइएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा बना लीजिएगा, ध्यान से बराबर बना दीजिएगा, है ना। मैं इसको रहने देता हूँ, चलो ठीक। 1 2 3, इधर थोड़ा पास ले आता हूँ। 4 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, और कम से कम 9 तो कर ही देते हैं यार। ये लीजिए 9 हो गया। ये एक जो है खाना, ये हमारा शो करता है 25, मतलब परमाणु भार जिसको बोलते हैं वो, चाहे परमाणु द्रव्यमान बोलो या परमाणु द्रव्यमान संख्या 8, 25 है, ये 50 है, ये हमारा 75 हो जाएगा 100 रे मेरे भाई, ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 100, उसको 250 मान लीजिए, 250 हो गया, हाँ ये 200 250 275 ले लीजिए। ओके, इतना समझ में आ गया सबको अच्छे से, है ना। ये अब हमको यहाँ कुछ तत्व लेना है, कुछ तत्व मतलब ढेर सारे हमको तत्व लेने हैं, और उन तत्वों में हमको इसको पूरी व्याख्या करनी है, और आता है तो ये आरेख बनाना पड़े या ना पड़े, लेकिन फिर भी आरेख से आपको एकदम इजी हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, देख लेंगे, समझ में आएगा डेफिनेटली, श्योर। ओके चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके डियर, देखिएगा ध्यान से, है ना, केयरफुली। ये ऐसे ले जाइएगा, फिर इस प्रकार थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, एकदम सेम टू सेम बने, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, बनाने का, बस एक फ्लो चार्ट है और कुछ नहीं। आप ऐसे ही बना दीजिएगा, वो समझाने के लिए आवश्यक है, थोड़ा बनना चाहिए, एकदम सेम बनना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ये लीजिए, ओके। अब ये क्या चीज़ है ये बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये आरेख जो दिख रही है आपको, लाइंस, वही शो करता है इसके स्थायित्व को। अब इसमें कुछ कुछ तत्व है, ठीक है, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ ये दिख रहा है, ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये ड्यूटेरियम वाला हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा हीलियम 4, ठीक है। इसका क्या है, 4 क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या है। और ये है लिथियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना, 6। ओके, ये थोड़ा अंदर घुस गया है, ये थोड़ा अंदर घुस गया, थोड़ा बनना चाहिए यार, एकदम कम सेम बनेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग को कार्बन 12, ठीक है। ये है डियर आपका कार्बन के पश्चात यहाँ कार्बन नहीं आएगा यार, कार्बन नहीं आएगा, ठीक है। ये कार्बन यहाँ है हमारा 12, ठीक है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन 14, उसके बाद ये हो जाएगा डियर ऑक्सीजन 16 वाला, ठीक है। और ये ऑक्सीजन है 18 वाला, मतलब ये दोनों क्या है, समस्थानिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 25, तो ये आता है 32 सल्फर, 25 से ज़्यादा 32 सल्फर। देखिए 25 तक अंदर कवर हो गया, 18 तक, है ना। फिर 25 के बाद ये 32 आ जाता है, फिर 50 के बाद यहाँ 56, ये जरूरी वाले हैं, ज़्यादा आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यक वाले बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर सीधा सीधा चले जाइएगा टंगस्ट, यहाँ जाएगा मोलिब्डेनम 100, कितना 100, पूरा रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, जितना में हमारा काम हो जाए, ठीक है।
उसके बाद मोलिबेडनम के बाद डियर स्टूडेंट आपका 127, तो ये 100 है तो 125 127 के आसपास आ जाता है हमारा आयोडीन, क्या 127। उसके बाद आपका था टंगस्टन। टंगस्टन का होता है 185, तो 150 और 200 के मध्य हो जाएगा 185 टंगस्टन, 185। फिर 200 के नज़दीक 100 जो है यहाँ आ जाता है डियर स्टूडेंट। टंगस्टन के बाद हमारा 200 के नज़दीक, अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, 175 आना चाहिए था, इसको 175 यहाँ होना चाहिए था यार, 150 175 फिर 200 और ये फिर 250, ठीक है। तो ये 175 को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ भाई, और 175 को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके इधर ले आइए, कहाँ ले आइए, ऐसा बना देते हैं। 184 यहाँ आ जाएगा, क्या चीज़, टंगस्टन 184। उसके बाद यहीं आसपास 200 के आसपास हमारा रहता है गोल्ड का, ठीक है। और 238 और 250 के मध्य आपका आ जाता है, 200 और 250 के मध्य 238 किस चीज़ का, यूरेनियम का 238, ठीक है। तो बस कम से कम इतना आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तब जाकर के इसका वर्णन करते बनेगा। ओके, इतना सफिशिएंट है। अगर एक आध दो यहाँ पे याद नहीं होता तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको कम से कम बनाने आना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं इसमें वर्णन आपको कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट, लिखना आपको ऐसे है, हाइड्रोजन मतलब परमाणु द्रव्यमान संख्या 1 2 3, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम, परमाणु संख्या कम परमाणु संख्या वाले हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ठीक है, 1 2 3 के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है, जैसे कि ये है ना, ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है, अतः ये अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। दूसरा नंबर लिखना है आपको, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो परमाणु द्रव्यमान संख्या 4 12 16 वाले नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का शिखर मान प्राप्त होता है। कैसा मान प्राप्त होता है, शिखर मान प्राप्त होता है, अधिकतम मान प्राप्त होता है, जिसके कारण ये अपने से निकटवर्ती नाभिकों की तुलना में, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन का ही है, ये एक समस्थानिक है ना, इनकी तुलना में लिथियम है, हीलियम और लिथियम कितना नज़दीक है ये देखिए आप लोग, लेकिन इसका ज़्यादा है लिथियम की अपेक्षा। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या 4 12 16 वाले नाभिक का शिखर बिंदु प्राप्त होता है, अर्थात इनका न्यूक्लियन बंधन संख्या अति उच्च होती है, जिसके कारण ये अधिक स्थायी होते हैं। तीसरा नंबर लिखना है, आयरन, परमाणु द्रव्यमान संख्या 56, आयरन का सर्वाधिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका मान लगभग 8.76 मेगा इलेक्ट्रॉन होता है, तो सर्वाधिक प्राप्त होता है। तत्पश्चात परमाणु द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ, चौथा नंबर लिखिएगा, तत्पश्चात परमाणु द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होने लगती है, जिसके कारण इसका स्थायित्व कम होने लगता है। इस प्रकार यूरेनियम तक आते आते इनका परमाणु द्रव्यमान संख्या कम हो जाती है, जो कि 7 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अर्थात इनका जो है स्थायित्व कम हो जाता है, अर्थात कम स्थायी होते हैं। ये चीज समझ में आ गई, ये है इसकी व्याख्या। इतना आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई, अगर नंबर चाहिए तो, है ना। अब चलिए देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या क्या निकला। तो निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष कुछ ऐसा है, पहला नंबर, परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ आप ऐसे भी लिख सकते हो, आयरन के पश्चात परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होने लगती है, जिसके कारण परमाणु नाभिक
अस्थायी होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? अस्थायी होने लगते हैं। इसका कारण नाभिकों के अंदर प्रोटॉनों के मध्य पाया जाने वाला कूलाम प्रतिकर्षण बल है। क्यों हो जाता है ये प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, जिसके कारण वो परस्पर प्रतिकर्षित होने लगते हैं। तो जिसके कारण उसका क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट? प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है। दूसरा, अधिक परमाणु द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है। जैसे यूरेनियम 238। यदि इस प्रकार के नाभिकों को किसी भी तरीके से दो भागों में विभक्त किया जाए, है ना, किया जाए, तो इसके संगत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। पढ़ेंगे, एकदम डिटेल्ड पढ़ेंगे हम लोग इसको, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जस्ट आगे पढ़ेंगे 2-3 क्लास। ठीक है ना, देखिएगा। तीसरा, कम परमाणु द्रव्यमान संख्या वाले जैसे कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम आदि नाभिकों की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कम होती है। अतः किसी भी प्रकार से इन्हें जोड़कर एक बड़ा नाभिक बनाया जाए तो उसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे कि ये, और यही क्रिया होती है डियर स्टूडेंट हमारा कहाँ? सूर्य में, और जिसके कारण निरंतर हमारे सूर्य से क्या प्राप्त होते हैं? हमको ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। समझ में आ गया? तो ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन है। चलो भैया, अब इसको पूरा डिटेल रफ करते हैं। अब पढ़ते हैं नाभिकीय बल। आज का पूरा क्लास महत्वपूर्ण रहने वाला है, और है भी। आप इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ेंगे, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चंस। नाभिकीय बल, तो नाभिकीय बल क्या होता है? देखिए डियर, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? नाभिक में दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला, दोनों प्रोटॉन है तो क्या बल काम करेगा? कूलाम का प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, बिल्कुल कार्य करेगा, डेफिनेटली करेगा। ओके, तो नाभिक के अंदर दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 36 गुना, गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 36 गुना अधिक होता है। कौन? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। तो सोचिए कि ये कैसे प्रोटॉन बंधे रहते हैं नाभिक में। भाई गुरुत्वाकर्षण बल तो उनको बांध के नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि 10 की घात 36 गुना ज्यादा अधिक होता है प्रतिकर्षण बल। रिफ्लेक्शन, तो दो प्रोटॉनों के बीच रिफ्लेक्शन होना चाहिए, टूट जाना चाहिए, लेकिन नहीं टूटता। नाभिक बनाता है प्रोटॉन मिल करके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके नाभिक बनाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, किसी नाभिक में प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 36 गुना अधिक होता है। अतः उसके अंदर एक ऐसा बल होना चाहिए जो इस प्रतिकर्षण बल से भी अधिक हो। उस बल को बोलते हैं नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल क्या है? नाभिकीय बल वह बल है जो नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को बांधे रखता है। अगर हम देखें डियर स्टूडेंट, इसका मान जो होता है, तो नाभिकीय बल का मान 100 गुना अधिक होता है। किससे? प्रतिकर्षण बल से। प्रतिकर्षण बल से। और यही कारण है प्रतिकर्षण बल, और यही कारण है कि हमारा जो नाभिक है वो छितर बितर नहीं होता, प्रोटॉनों में विभक्त नहीं होता। इस प्रकार हम देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल रेशियो, अगर रेशियो निकालना चाहेंगे तो ठीक है, रेशियो आपका प्रतिकर्षण बोलिए या कूलाम बल बोलिए। कूलाम बल, क्योंकि कूलाम बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, लेकिन नाभिक में केवल प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल। और यह होता है हमारा क्या चीज बोले बताइए? नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल,
तो इस प्रकार इनमें अगर रेशियो निकालते हैं तो इसका रेशियो होता है 1:10⁻36:10⁻38। देख लीजिए ये रेशियो होता है, ठीक है। इतना अगर 1 न्यूटन है तो 10⁻36 न्यूटन बल प्रतिकर्षण लगेगा, लेकिन उससे अधिक 10⁻38 गुना, इससे और इससे 10⁻2 गुना, है ना, 100 गुना प्रतिकर्षण बल से 100 गुना अधिक हमारा नाभिकीय बल लगता है, जिसके कारण वो नाभिक जो है क्या रहता है, ठीक है जी, स्थायी रहता है। देख लेते हैं इसका विशेषता भैया, विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हैं। नाभिकीय बल आप लोग लिखिएगा, पूरा लिखेंगे, है ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल एवं कूलाम के प्रतिकर्षण बल दोनों से अधिक शक्तिशाली होता है। दूसरा क्या है स्टूडेंट, दूसरा ये है भैया कि यह बल दो न्यूट्रॉन या लिख सकते हैं, यह बल न्यूट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के मध्य समान रूप से कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन के बीच नहीं लगेगा क्योंकि उसमें आवेश नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है। या एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो उसके बीच कार्य नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, समान रूप से कार्य करता है। तीसरा क्या है डियर स्टूडेंट, तीसरा क्या है मेरे भाई, तो तीसरा यह है कि यह बल 10⁻15 अर्थात 1 फेम्टोमीटर FM 1 FM 1 फेम्टोमीटर के परस्पर कार्य करता है। मतलब केवल नाभिक की जो साइज है ना, उतना ही दूर पर कार्य करता है, उसके बाहर कार्य नहीं करता। मेरी बात समझ में आ रही है। 10⁻15 किसका परास होता है, कितना, इतना मीटर किसका रेंज है, नाभिक का रेंज है, तो इतना पर ही कार्य करता है। एक और लिख सकते हो आप, यह बल अत्यंत ही निष्क्रिय प्रकृति की होती है, अर्थात यह दो पास वाले न्यूक्लियनों में कार्य करता है, अत्यंत ही निकट वाले न्यूक्लियनों में कार्य करता है, अन्य न्यूक्लियनों दूर वाले न्यूक्लियनों में कार्य नहीं करता। ओके डियर स्टूडेंट, तो इतना चीज आपको जो है इसकी विशेषताएं थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं नाभिक की स्थायित्व। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो नाभिक का स्थायित्व निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है, एक प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, दूसरा एनपी अनुपात पर। एनपी अनुपात क्या है बताएंगे, ठीक है, एनपी अनुपात। तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पर कैसे डिपेंड करता है डियर, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितना अधिक होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। मीन्स दैट स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू ईबी। ओके, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ईबीएन, ठीक है, जितना ज्यादा ईबीएन होगा, मैं पहले बता चुका हूं आपको, समझा चुका हूं अच्छे से कि भैया जो जितना ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब उस प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा एक न्यूक्लियन को निकालने में जितना ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो ज्यादा एनर्जी लग रहा है आपको, मतलब वो स्टेबल है तभी तो लग रहा है, तो उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। दूसरा होता है डियर स्टूडेंट, मैं अभी क्या बताया आपको, एनपी अनुपात। तो एनपी अनुपात क्या है देखिए, यदि जिन नाभिकों में न्यूट्रॉन, एन क्या है न्यूट्रॉन, इसको स्मॉल से ही शो कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन एन क्या है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1:1 होता है। जिन नाभिकों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1:1 होता है, वह उतना ही अधिक स्थायी होता है, ठीक है। और जैसे जैसे जब एनपी अनुपात परिवर्तित होने लगता है, जनरली ये 1 से अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 से अधिक हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम परमाणु द्रव्यमान संख्या बढ़ते जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं आयरन के पश्चात, जैसे कि आपने देखा था, ठीक है, तो एनपी अनुपात परिवर्तित हो जाता है। तो एनपी अनुपात परिवर्तित होने के कारण, इसका रेशियो परिवर्तित होने के कारण ये क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, जैसे कि आपने आगे देखा था, लास्ट टाइम टर्म बनाए थे हम लोग, यूरेनियम, टंगस्टन वगैरह वगैरह। ओके, तो ये चीज है डियर स्टूडेंट, दो चीज इसके स्थायित्व को डिपेंड करता है। अरे ये कुछ नहीं है भैया, एकदम सिंपल सी चीज है, जैसे कि कैल्शियम, देखिए कैल्शियम का 20 और 40 होता है ना, ये तो इसमें 20 इसका प्रोटॉनों की संख्या है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या डेफिनेटली कितनी हो जाएगी, 20। प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक उसके प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो परमाणु 20 है ना, और ये है इसका द्रव्यमान संख्या, तो A = क्या होता है,
ए इज इक्वल टू होता है हमारा जेड प्लस क्या जी, जेड प्लस एन, ठीक है ना। तो ए है 40 और ये हमको दे रखा 20, तो एन कितना हो जाएगा बता दीजिए मुझे, 20 ना आएगा। तो यहाँ एन पी का अनुपात क्या है, एन पी का अनुपात है 1:1। लेकिन जैसे यूरेनियम में पहुंचोगे तो यूरेनियम में क्या होता है 235 या 238, दो ठो इसका समस्थानिक है, समस्थानिक है, और ये होता है 92। तो 92 238 में से 92 घटाइए तो पहले कितना हो जाएगा 6, 13 माइनस 9 4 146 एन। तो न्यूट्रॉन कितना है यहाँ 146 है। तो एनपी अनुपात कितना आ गया 146/94। देखिए तो पहले आप, तो क्या 1:1 में है ये, नहीं ना है, नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार एनपी अनुपात बदलने के साथ साथ, परिवर्तित होने के साथ साथ उसके स्थायित्व में क्या हो जाती है, परिवर्तन आ जाता है और नाभिक अस्थायी हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मेरे भाई रेडियो एक्टिविता, पूरा एक बड़ा क्लास लूंगा मैं, ठीक है। आपका बैकरल, अल्फा बीटा कण, ठीक है, बहुत बेहतरीन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूरा कराऊंगा मैं, 2 क्लासेस हो सकते हैं, देखेंगे जैसा भी होगा पॉसिबल। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है वहां से, ठीक है ना। डेरिवेशन भी है छोटा मोटा। अर्धायुकाल जैसे कि केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़े हैं ना अर्धायुकाल, सेम चीज यहां भी पढ़ने वाले हैं, सेम चीज पढ़ने वाले हैं, सेम न्यूमेरिकल क्वेश्चन वैसे ही। ओके, तो रिवीजन भी हो जाएगा यार, बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच।